नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर IIT एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी। और आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि ये चीज़ बोल पाना कि एकदम एग्जैक्टली यही आएगा, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि IITs के पेपर आपको भी पता है कैसे बनते हैं, राइट। कोई भी चीज़ कहीं से भी पूछी जा सकती है, तो जो सिलेबस में मेंशन्ड है उसको आप लोग पूरा पढ़िए। लेकिन इसको अगर आप पहले देखना चाहते हैं तो आप इसको पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो क्राइटेरिया बना रखे होंगे आप लोग कि ये पहले ख़त्म करना है, फिर ये पहले ख़त्म करना है, अब बहुत ही कैलकुलेटेड वे में पढ़ाई करनी है। मैं आगे बात करूँगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि आप लोग जो है हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको अवेल कर सकते हैं। उसकी प्राइस और ड्रॉप हुई है और काफ़ी हद तक डाउन हुई है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। आप लोग कूपन कोड लगवाइए NY क्राइसेट, ये जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग इसको देख लीजिए, 25, ठीक है। NY क्राइसेट 25 जो आपका न्यू ईयर ऑफ़र है, उसमें प्राइस रिड्यूस होकर के आप लोगों की कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो प्राइस आपकी 154 हो जाएगी, ठीक है। तो आज से आप लोग इसको अप्लाई करिए और इसको अवेल करिए। और दोस्तों, ये प्राइस आप लोग मत देखिए जा करके, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में कुछ पैसा हम लोगों को देना पड़ता है बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, लगता नहीं तो मैं वो भी पैसा नहीं लगने देता। मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम शॉर्ट उसमें जो है देने की कोशिश की जाए, जिससे आप लोगों को इससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, जो बच्चे न्यू हैं, एकदम पहली बार देने जा रहे हैं, उनको तो पता होना चाहिए डिस्प्ले कैसे आता है, कैसे पेपर दिया जाता है, गलत आंसर कैसे नहीं करना है, सेव एंड मार्क नेस्ट कैसे होता है, आप कैलकुलेटर्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सडनली जा करके बैठोगे एग्जाम में बिना किसी प्रिपरेशन से, तो दिक्कत हो सकती है, राइट। सो अवेल करिए इस टेस्ट सीरीज़ को, और अप टू द मार्क है प्राइस इसकी, ठीक है। लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर IIT एंड बायोटेक्नोलॉजी 2025 बात करेंगे हम लोग बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री और मैथ्स, सबके लिए सोचा था अलग अलग बना लूँ, लेकिन ये आप ही लोगों का टाइम खाएगा, कोई फायदा नहीं है। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स प्रोसीड। सो बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है? बायोलॉजी में ये सारी जो टॉपिक्स मैं मेंशन कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और आप लोग इसके अलावा अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यार ये तो CSIR नेट भी नहीं छोड़ रहा है इसको, तो IIT एग्जाम तो बिल्कुल ही देगा। इससे आप लोग कैलकुलेशंस वगैरह ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कैसे इनवर्ड और आउटवर्ड जो है मूवमेंट होता है प्रोटीन्स, और उसका जो आप लोग थोड़ा सा नर्स्ट इक्वेशन का भी कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसके अंदर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, उसको देख लीजिएगा। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है रिगार्डिंग योर दिस थिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन बेस्ड अप्रोच को थोड़ा कैलकुलेटिव वे में आप लोग लेकर के चलिए, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन वाली चीज़ें एग्जाम पूछेगा जरूर। न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपको क्या लगता है, जो MCQ होता है या फिर जो आप छोटी बहुत तैयारी कर लिए हैं रिवीजन वाली, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अब नहीं पूछते हैं, IIT हो चाहे गेट हो, बहुत रेयरली पूछते हैं। अब इन लोगों का मेन फोकस हो चुका है योर द न्यूमेरिकल पोर्शन, तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, चाहे आप बायोलॉजी ले लो या फिर आप केमिस्ट्री ले लो या फिर आप फिजिक्स और मैथ्स, तो जाए नहीं जाती है मैथमेटिक्स वगैरह के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, राइट। प्रोटीन ट्रैफिकिंग, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस जो स्लाइड पे मेंशन्ड टॉपिक्स हैं वही आएंगी, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स और रेगुलेटर्स पूरा याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की एक्टिविटी आपको जाननी है, साइक्लिन्स की एक्टिविटीज़ पूरी लिस्ट जान लीजिए क्या है, ठीक है, उसको तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एपोप्टोसिस पूरा उसमें किस प्रकार से होता है एपोप्टोसिस, ये पढ़ लीजिएगा। एपोप्टोसिस आप थोड़ा सा जो है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उसमें भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, थोड़ा मेटाबॉलिज्म में जो है आपको मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेटाबॉलिज्म टॉपिक से आप लोग बच पाएंगे। मेटाबॉलिज्म से तो हर बार ही क्वेश्चन बनता है और इस बार भी बनेगा, तो उसमें TCA साइकिल और ग्लाइकोलिसिस एंड ETC, ठीक है। HMP पाथवे वगैरह ये सब भी आप लोग देख सकते हैं, आपका मन करे तो पहले इसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, जेनेटिक्स की ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये ऐसी टॉपिक है जिसमें आपको एग्जाम्पल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग क्लियरली पूछ देते हैं कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग है इसमें से ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उसमें अलग अलग लिस्ट बना करके उसको प्रिपेयर किया जाता है, आप लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। देन पेडिग्री, पेडिग्री इज पेडिग्री भाई साहब, ये बहुत ही टफ होती है पेडिग्री, अगर आपको समझ में ना आए तो, और अगर समझ में आ गई तो इससे ईजी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तो है माइंड गेम बहुत अच्छा खेलती है पेडिग्री, तो कोशिश करेगा कि पेडिग्रीज के खुद सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए।
लीजिएगा ताकि वो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको फ़ायदा करे, राइट। देन देयर इज़ योर सेंट्रल डोगमा। अगर मैं सेंट्रल डोगमा बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को पूरा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड योर रेप्लिकेशन पूरा पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा सा पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस और जीन रेगुलेशन, इसको जरूर देख लीजिएगा, राइट। प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी में से क्वेश्चंस आते हैं, इसको छोड़िएगा मत। डेव बायो एक तरीके से प्लांट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस पहले भी बनते आए हैं, अब भी बनते हैं और आगे भी बनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता है, ठीक है, बॉटनी का। तो ये इससे आता है क्वेश्चन। ग्रोथ काइनेटिक्स आएगा। देखो ग्रोथ काइनेटिक्स से एक अच्छी चीज़ याद आई, केमिकल काइनेटिक्स जो होती है ना केमिस्ट्री में, और एंजाइम काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स जहाँ आया हुआ है, या फिर तुम चाहे काइनेमेटिक्स ले लो अपने उसकी फिजिक्स की, तो हर जगह से इससे क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। तो जैम ज़रूर पूछेगा। पिछले 3 या 4 साल की पेपर का एनालिसिस करो। अब 2005-6 के और 2002 के क्वेश्चंस लगा के अगर खुद को बहुत बड़ा वो शेर खान समझ रहे हो कि यार मैं लगा ले रहा हूँ, अब मैं मुझसे हो जाएगा, तो कोई अच्छी बात नहीं है। पिछले 2-3 साल के क्वेश्चंस लगाओ, वहाँ से पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ है थोड़ा बहुत। 2005-7 और ये मार्केट में जो किताबें और ये सब हैं ना प्रचार कर रहे हैं, वो 5-6 वाले सवाल मत लगाओ, वो सब ईजी क्वेश्चन है, वो अब नहीं आते हैं, राइट। नाउ देयर इज योर इकोसिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज योर कंप्लीट टेक्निक्स में मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है। कंप्लीट टेक्निक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, टेक्निक्स से तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। चाहे वो आप पीसीआर देख लो, चाहे आप इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लो, चाहे आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लो, चाहे आप एनएमआर देख लो, चाहे आप माइक्रोस्कोपी के किसी प्रिंसिपल्स पे देख लो काम, तो उस सबसे क्वेश्चंस बनते रहेंगे दोस्तों, उससे आप स्किप नहीं कर सकते हो। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट बायोलॉजी। लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, and which is talking about the chemistry. See, as you can see on the slide, I haven't mentioned much of things on the slide to look it clumsy, right? So to make it clumsy, so better कि आप अपने आप को confine रखें, make yourself very much confined, very much precise when you are dealing with a subject like chemistry. You know what, the questions which have been asked, if you will see the previous year questions, you will find they are asking the application based questions. They are not asking simply calculate the radioactivity, calculate the first order reaction or second order, identifying the graphs. These were the questions which were used to be asked in the past 4 or 5 years back, right? Now from the upcoming 2 years they have been asking the very much of applications based questions, right? So the first one is periodicity पे सवाल आते ही आते हैं, और periodicity पे 1-2 ठो एक्सेप्शंस बस जो है उसकी को याद मत करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप सब पढ़िए, ठीक है। periodicity के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो कहेगा केमिकल बॉन्डिंग छोड़ के चले जाना, भाई केमिकल बॉन्ड, मैं तो कह रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी पढ़ लिए तो तुम्हारा 25% काम तो यही हो गया, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि बायोकेमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ लेते हैं, और मैंने पहले भी बोला था, आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि यार जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर डीलिंग विद द बल्की सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, तो ऐसा पढ़ो कि वो जो है थोड़ा सा बायोलॉजी के कुछ पोर्शंस से जो है कोलैप कर जाए, राइट, कोलैप्स कर जाए। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो थर्मोडायनेमिक्स आपको बायोकेमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, और ये केमिस्ट्री में भी आएगा। पीएच का कॉन्सेप्ट जैसे है। अब बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी बिल्कुल अलग चीज़ है, वो भी तुम्हें बॉन्डिंग में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हो उसका रेगुलर यूज़ देख रहे होते हो तुम लोग इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर, राइट। सो उसको भी देख लेना। देन देयर इज योर इक्विलिब्रियम में आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम है, देन देयर इज आयनिक इक्विलिब्रियम। अब कौन कहेगा कि दिस टॉपिक इज नॉट रिलेटेड विद दी बायोकेमिस्ट्री पोर्शन? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग इस्तेमाल करते ही हैं जो है द इक्वेशंस, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप इनसाइड और आउटसाइड किसी भी सॉल्यूट सब्सटेंसेस का जब मूवमेंट शो कर रहे होते हैं तो वहाँ पे नस्ट इक्वेशन का यूज़ डायरेक्टली ही आता है, आप देखे होंगे, राइट। सो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल पड़ जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देख लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन कन्फर्म्ड है, मुझसे लिखित ले लो, कमेंट में आकर के करना, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आया, मैं मान ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है, पहले भी बनता था, अब भी बनता है, आगे भी बनेगा ज़रूर, क्योंकि ये डायरेक्टली आप इंडस्ट्री में चले जाओ या फिर आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको सॉल्यूशंस बनाने होंगे, आपको जो है मिक्सर्स बनाने होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल टाइम इंपॉर्टेंट, मैंने इसके ऊपर स्टार भी बना रखा है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप देखिए टेक्निक और उससे कोलैब कर रही है। अब कुछ लोग डिबेटेबल, दिस टॉपिक कुड बी डिबेटेबल, कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं कि यार स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री के अंदर आई थी, तो कोई कह सकता है बायोकेमिस्ट्री से आई थी। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है, तो समझ जाना कि वो केमिस्ट्री के अंतर्गत पूछा गया है। और अगर वो बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा पूछिए तो बेसिकली एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे या मल्टीपल सेलेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देंगे, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। क्योंकि देखिए बायोकेमिस्ट्री ये डिमांड नहीं करती है आपसे कि आप बहुत सारा न्यूमेरिकल लगाओ,
ठीक है। हार्डली आपको जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ देखने को मिल जाए तो बियर लैम्बर्ट लॉ वगैरह, तो उससे बेसिक से क्वेश्चन आ जाएंगे तो आ जाएंगे। जैसे ये प्रेडिक्ट कर पाना कि क्या पूछ दे आईआईटी, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इन सब चीज़ों से पहले डील करिए, बाद में बात करिएगा दूसरी चीज़ों पे, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिजिक्स पोर्शन। फिजिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना जरूरी है, रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना जरूरी है, और कैपेसिटेंस हर बार देख लेना, कैपेसिटर से सवाल बना है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमी कंडक्टर्स से तो डायरेक्टली आपको डिवाइसेस सब बना के दे देते हैं, कैलकुलेट करना रहता है। वर्क एनर्जी और पावर, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वर्क एनर्जी पावर को भी देख लेना, न्यूमेरिकल बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बस इतनी टॉपिक्स आएंगी, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर इतना तैयार है तो फिजिक्स का 50% तुम कोलैप कर सकते हो, राइट। 50% तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम में, राइट। नाउ देयर इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर कोई मतलब डिबेट ही नहीं करनी है, सेट से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन से आता ही है, और ये भाई साहब ये एकदम सरदर्द बना हुआ है। ऐसा लगता है जब सवाल लगा रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि समझ में आ रहा है, बट क्वेश्चन फिर बनते नहीं है इससे। लिमिट्स नहीं पढ़े हो तो इंटीग्रेशन वगैरह में भी दिक्कत होगी, डिफरेंशिएशन वगैरह में भी दिक्कत होगी, तो लिमिट्स तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, लिमिट्स भी देख लेना। मैथमेटिक्स के अंदर मैं तो कहूँगा बस इतनी टॉपिक्स देख लो, पढ़ लो, रिवाइज कर लो, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। तो ये इसमें से भी मैं सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रेफरेंस दूँ किसको, कौन ज़्यादा आएगा, तो दिस इज़ योर इंटीग्रेशन, राइट। दिस इंटीग्रेशन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। लास्ट में आपको मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच, आप लोग जो है इतना जो प्यार दिए हैं हम लोगों को। हम लोग अब नेक्स्ट ईयर में नई शुरुआत करेंगे जैम के लिए, जो लोग निकाल लेंगे उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आगे फ्यूचर में जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को अवेल करिए, अच्छी अच्छी लाइफ में एक्सप्लोर करिए, और जो लोग नहीं निकाल पाते हैं तो हम लोग तो साथ में हैं ही। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि किसी का ऐसा हो कि निकले ही ना, सबका निकलना चाहिए, राइट। सब कोई एटलीस्ट जो मुझसे जुड़ा हुआ है, ठीक। टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज़रूर अवेल करिए, मैं एक बार फिर से बोलूँगा, टेस्ट सीरीज़ आपकी, आप कूपन कोड लगाइए NY क्राइसेट 25, आगे मैंने कूपन कोड बताया था, उसको जो है ले लीजिए। मैं फिर से लिख देता हूँ, ओके देखता हूँ इससे लिखाता है, ओके NY क्राइसेट, ठीक है, KRISAT NY क्राइसेट 25, ठीक है। इसको जो है लगाइए और आप जो है अवेल कर सकते हैं इसको, और पूरी तरीके से कोशिश करिएगा कि जिस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, राइट, जिस तरीके से पैटर्न है आप उसी तरीके से जो है एग्ज़ाम दीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए। देखिए दिक्कत क्या होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि चले तो गए हैं देने, लेकिन आइडिया नहीं है कि कैसे पेपर आता है, ठीक है। उनको आइडिया ही नहीं है कि पेपर कैसे देना है, क्या सेलेक्ट करना है, क्या किस चीज़ को मार्क और करेक्ट करना है, सेव कैसे करना है, ठीक है। तो जिनको आइडिया नहीं है वो लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है, और वो लोग लास्ट टाइम एक बार इसको परचेज करके देख लें, और अब टाइम कम बचा है तो कोशिश करिए अब रिवीजन करने की, कोई नई टॉपिक मत पढ़िएगा, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।